हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। इस समय जो यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है, जो कि वन लाइनर बुक्स है, इसको क्विक रिवीजन की तरह हम कंप्लीट कर रहे हैं। और जो है इस समय तक हमने प्राचीन इतिहास के 42 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ये आज हमारा 43 पार्ट है। और 43 पार्ट में इस समय जो पूर्व मध्यकाल, जो कि 800 से 1200 ईस्वी तक के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर रहे थे। तो आज उसका ये लास्ट पार्ट है। आज से हमारा पूर्व मध्यकाल के सारे क्वेश्चन जो है 800 से 1200 ईस्वी तक के सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है 1 या 2 पार्ट में हम प्राचीन स्थापत्य कला और साहित्य कला से क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसके बाद जो है फिर जो है मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए, कल हमने जो यहाँ तक उड़ीसा के जो राजवंश थे उसमें जो शैलोद्भव वंश से संबंधित क्वेश्चन थे, उनके 2 क्वेश्चनों को ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आइए उनके आगे के क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हर स्टेट के लिए, चाहे किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनके आगे के क्वेश्चनों को। उड़ीसा को किन प्राचीन नामों से जाना जाता है? तो उड़ीसा को जो है कलिंग तथा उत्कल इन प्राचीन नामों से जाना जाता है। उड़ीसा को ऐतिहासिक युग में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है किस नाम से प्राप्त हुई थी? तो कलिंग नाम से जो है सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। उड़ीसा के शैलोद्भव वंश से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 15 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा के शैलोद्भव वंश से संबंधित जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है किस अभिलेख, सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा था? तो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध अभिलेख था तो माधवराज द्वितीय का गंजाम लेख था, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध था। शैलोद्भव वंश का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख था माधवराज द्वितीय का गंजाम लेख। कौन सा अभिलेख जो है उड़ीसा के शैलोद्भव वंश से संबंधित है? तो बुगुद अभिलेख जो है उड़ीसा के शैलोद्भव वंश से संबंधित है। किस अभिलेख के अनुसार कलिंग क्षेत्र में पुलिंद सेन नामक राजा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने शैल, जिसे चट्टान भी कहते हैं, चट्टान को तोड़कर शैलोद्भव नामक व्यक्ति को उत्पन्न किया, जिसने शैलोद्भव वंश की स्थापना की थी? तो ये बुगुद अभिलेख से जानकारी जो है प्राप्त होती है, जो कि कलिंग क्षेत्र में है ये बुगुद अभिलेख। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। शैलोद्भव वंश के अधिकांश अभिलेख जो है किस देवता के प्रतीक मिलते हैं शैलोद्भव वंश में? तो जो नंदी, और नंदी को बैल के भी नाम से जाना जाता है, तो नंदी और बैल जो कि शैव प्रतीक थे, इनके जो है जो अधिकांश अभिलेख जो है इन्हीं देवता के मिले हैं। शैलोद्भव वंश के अभिलेखों में किस पर्वत को कुलगिर के रूप में संबोधित किया गया है? तो महेंद्र पर्वत को जो है कुलगिर के रूप में संबोधित किया गया है। शैलोद्भव वंश का स्वतंत्र संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो शैलोद्भव वंश का स्वतंत्र संस्थापक जो है माधवराज द्वितीय को माना जाता है। शैलोद्भव वंश के अभिलेखों में किस शासक को जो है रणभीत, सैन्यभीत तथा संपूर्ण कलिंग का स्वामी कहा गया है? तो माधवराज द्वितीय को जो है रणभीत, सैन्यभीत तथा संपूर्ण कलिंग का स्वामी जो है माधवराज द्वितीय को कहा गया है। आगे देख लीजिए इसका जो फिर भौमकर वंश था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लीजिए। 8वीं सदी के मध्य में शैलोद्भव वंश के पतन के बाद उड़ीसा में किस वंश की स्थापना हुई थी? तो ये शैलोद्भव वंश था, इसके पतन के बाद जो है उड़ीसा में भौमकर वंश की स्थापना जो है हुई थी। उड़ीसा के भौमकर वंशी शासक का शासन क्षेत्र क्या था? तो बालासोर, कटक, पुरी और उड़ीसा, और सॉरी पुरी जो है उड़ीसा में ही है। तो बालासोर, कटक और पुरी जो है आदि जो है इनके जो है भौमकर वंश के जो है शासक क्षेत्र में था, और यहाँ पर इन्होंने जो है शासन किया था। भौमकर वंश के शासकों की राजधानी क्या थी? तो गुहदेव पारक और गुहेश्वर पाटक, जो कि आधुनिक जाजपुर में है। तो इनकी जो है
राजधानी थी। भौमकर वंश से संबंधित जो है कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 17 अभिलेख जो है भौमकर वंश से प्राप्त हुए हैं। भौमकर वंश से संबंधित अभिलेख कौन कौन से हैं? तो 84 है, न्योलपुर है, गंजाम है तथा धेनकनल अभिलेख जो है ये भौमकर वंश से संबंधित हैं। किस अभिलेख में जो है भौमकर वंश के शासक शुभंकर देव प्रथम को जो है परमेश्वर महाराजाधिराज और परम भट्टारक कहा गया है? तो 84 अभिलेख में जो है जो शुभंकर देव थे, शुभंकर देव प्रथम को इन्हें परमेश्वर महाराजाधिराज परम भट्टारक जो है कहा गया है। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। 84 अभिलेख जो है किस भौमकर शासक द्वारा निर्मित कराया गया था? तो शुभंकर देव प्रथम के पुत्र शिवकर द्वितीय के द्वारा जो है निर्मित करवाया गया था 84 अभिलेख। उड़ीसा के भौमकर वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया था? तो 18 शासकों ने शासन किया था। और उड़ीसा के भौमकर वंश में जो है किन किन महिलाओं ने शासन किया था? तो पृथ्वी महादेवी थी, गौरी थी, दंडी महादेवी थी, वकुला महादेवी थी और धर्म महादेवी जो है आदि जो है इन महिलाओं ने जो है शासन किया था, जो कि भौमकर वंश से संबंधित थी। उड़ीसा के भौमकर वंश जो है किस धर्म के मतानुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म तथा शैव धर्म दोनों धर्मों के अनुयायी थे। उड़ीसा के भौमकर शासकों ने संरक्षण में जो है किस बौद्ध केंद्र का विकास हुआ था? तो रत्नागिरी जो है बौद्ध केंद्र का जो है विकास हुआ था। जो उड़ीसा के भौमकर शासक थे इनके संरक्षण में जो है रत्नागिरी बौद्ध केंद्र का विकास जो है हुआ था। उड़ीसा के भौमकर शासक जो है किस प्रसिद्ध देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। उड़ीसा के भौमकर वंश के पतन के बाद जो है किस वंश का अधिकार स्थापित हो गया था? तो सोमवंशी शासकों का जो है अधिकार जो है स्थापित हो गया था। आगे देख लीजिए भंज वंश है, ये छोटे छोटे वंश हैं पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, हर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आप इनको एक दो बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उड़ीसा के भौमकर वंश के पतन के बाद जो है किस वंश की स्थापना हुई थी? तो भंज वंश की स्थापना हुई थी। उड़ीसा के भंज वंश के जो है कौन कौन सी भुजाएं अस्तित्व में थीं? तो खिंजली मांडल के भंज की थी और खिजिंग कोटा के भंज और मयूरभंज तथा क्योझर में है, मयूरभंज तथा क्योझर में, और बौद्धों के भंज जो कि फूलवनी जिला में है। एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। उड़ीसा के भंज वंश की कौन कौन सी शाखाएं अस्तित्व में थी? तो खिंजली मंडल के भंज और खिजिंग कोटा के भंज जो कि मयूरभंज तथा क्योझर में है, और बौद्धों के भंज जो कि फूलवानी जिला में है। उड़ीसा के भंज वंश का प्रथम अभिलेख जो है किस शासक ने जारी किया था? तो शत्रुभंज ने जारी किया था। उड़ीसा के खिजिंग के भंज वंश का संस्थापक कौन था? तो कोटभंज था। और त्रिभुवन कलश, अमोघ कलश, कल्याण कलश जैसी उपाधियां जो है किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो खिजिंग के जो भंज वंश थे उन शासकों ने जो है त्रिभुवन कलश, अमोघ कलश, कल्याण कलश जैसी उपाधियां जो है खिजिंग के भंज वंश के शासकों ने जो है धारण की थी। इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को बहुत आराम से पढ़ रही हूँ, जिससे बहुत जल्द स्पीड में नहीं पढ़ रही, जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन टीचिंग एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि डीप वहीं पर और बकाया जीएस जीके में तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे पर इतना डीप नहीं पूछा जाता, पर जो बेसिकली जो है टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत डीप पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मंदिर तथा भित्त चित्रों के निर्माण में किस वंश के शासकों ने अत्यधिक रुचि दिखाई थी? तो खिजिंग के भंज वंश के शासकों ने जो है मंदिर तथा भित्त चित्रों के निर्माण में अत्यधिक रुचि दिखाई थी। इसके बाद देख लीजिए सोमवंश के शासकों के कुछ क्वेश्चन हैं। तो सोमवंशी मूलतः जो है कहाँ के मूल निवासी थे? तो दक्षिण कोसल राज्य के मूलतः निवासी थे।
सोमवंशी उड़ीसा के किस क्षेत्र पर जो है एक साम्राज्य की स्थापना की थी? तो उत्तर तथा मध्य उड़ीसा में जो है इन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की थी सोमवंशी शासकों ने। और उड़ीसा के सोमवंशी साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो चैनित नगर थी, जो कि आधुनिक बिंका है, और अभिनव ममती नगर है, जो कि जाजपुर में है। प्रारंभिक सोमवंशी संबंधित व्यक्तित्व जो है किसे माना जाता है? तो चंद्रकुलोत्पन्न उदयन को जो है प्रारंभिक सोमवंशी से संबंधित व्यक्तित्व को माना जाता है। उड़ीसा के निर्माता किस राजवंश को माना जाता है? सोमवंश राजवंश को माना जाता है। और सोमवंशी शासकों को अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो इन्हें त्रिकलिंगाधिपति तथा कौशलेंद्र जो है सोमवंशी शासकों को अभिलेखों में कहा गया है, त्रिकलिंगाधिपति तथा कौशलेंद्र। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। उड़ीसा के सोमवंश के प्रथम शासक जो है किसे माना जाता है? तो महाभवगुप्त, जिन्हें जन्मेजय के नाम से जाना जाता है, माना जाता है। सोमवंशी महाभवगुप्त जन्मेजय के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? तो महाशिवगुप्त द्वितीय और धर्मरथ जो है इनके उत्तराधिकारी बने थे जन्मेजय के पश्चात। किस सोमवंशी शासक को द्वितीय परशुराम कहा गया है? तो महाशिवगुप्त द्वितीय जो कि धर्मरथ के नाम से जाना जाता है, इन्हें जो है द्वितीय परशुराम कहा गया है। उड़ीसा के सोमवंशी शासक की कौन सी उपाधियां धारण करते थे? तो उड़ीसा के जो सोमवंशी शासक थे ये जन्मेजय, ययाति, भीमरथ, धर्मरथ की उपाधियां जो है ये धारण करते थे। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। सोमवंशी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है किस शासक ने किया था? तो जन्मेजय के पुत्र ययाति प्रथम ने किया था। और सोमवंश के शासक जो है, एक मिनट, सोमवंश के शासनकाल में मंदिर वास्तुकला की जो है किस शैली का विकास हुआ है? तो सोमवंश की शैली का विकास हुआ है। सोमवंशी शासक ययाति के पश्चात जो है कौन सिंहासनासीन हुआ था? तो भीमरथ, धर्मरथ, नहुष जो है सिंहासनासीन हुए थे। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है किस सोमवंशी शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो ययाति द्वितीय के पुत्र उद्योत केसरी के शासनकाल में जो है लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है प्रारंभ हुआ था। आगे देख लीजिए पूर्वी गंगवंश है, छोटे छोटे राजवंश हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, देख लीजिए खुद ही आप, क्योंकि ये सब आए हुए एग्जामों में ही क्वेश्चन है। तो पूर्वी गंगवंश से देख लीजिए, पूर्वी गंग मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये कर्नाटक के निवासी थे। पूर्वी गंग तथा उड़ीसा के गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो वज्रहस्त पंचम थे। पूर्वी गंग के संस्थापक वज्रहस्त पंचम किसके अधीनस्थ या सामंत थे? तो चोल शासक राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम के सामंत थे। पूर्वी गंग के शासक वज्रहस्त पंचम ने राज्याभिषेक के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अनंत वर्मन की उपाधि जो है वज्रहस्त पंचम ने अनंत वर्मन की उपाधि जो है धारण की थी राज्याभिषेक के पश्चात। पूर्वी गंग के किस शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण कर कलिंग नगर तथा दंतपुर से अभिलेख जो है जारी करवाया? कलिंगपुर तथा यह दंतपुर से अभिलेख जारी करवाया था। तो जो वज्रहस्त पंचम थे, यहाँ से जो है वज्रहस्त पंचम गंग शासक थे, इन्होंने त्रिकलांगाधिपति की उपाधि धारण कर जो है कलिंग नगर या और दंतपुर से अभिलेख जो है इन्होंने जारी करवाया था वज्रहस्त पंचम ने। किस शासक ने वज्रहस्त को परास्त कर स्वयं त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो कलचुर शासक कर्ण ने जो वज्रहस्त को परास्त कर स्वयं जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। वज्रहस्त के पूर्व जो है राजराज देवेंद्र वर्मा ने किस चोल शासक के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था? तो चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने सफलतापूर्वक सामना किया था। वज्रहस्त पंचम के पश्चात जो है पूर्वी गंग वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो राजराज देवेंद्र वर्मा जो है राज सिंहासन पर आसीन हुए थे। राजराज देवेंद्र वर्मा के पश्चात पूर्वी गंग वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो अनंत वर्मा चोडगंग जो है आसीन हुए थे देववर्मा के पश्चात, राजराज देवेंद्र वर्मा के पश्चात।
और गंग वंश के महानतम शासक अनंत वर्मा चोडगंग के माता तथा पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम इनकी राजसुंदरी था तथा पिता का नाम जो है राजराज देवेंद्र वर्मा था। गंगवंशी शासक अनंत वर्मा चोडगंग के अभिलेख जो है किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कोरनी, विशाखापत्तनम और गंजाम तथा द्रक्षाराम से जो है इनके अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं। 12वीं सदी में, आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। 12वीं सदी में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो अनंत वर्मा चोडगंग ने करवाया था। पूर्वी गंग शासक अनंत वर्मा चोडगंग ने कौन सी उपाधियाँ धारण की थी? तो इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि, उत्कल स्वामी की उपाधि और गंग चूड़ामणि की उपाधि जो है अनंत वर्मा चोडगंग ने धारण की थी। उड़ीसा के सोमवंशियों को अपदस्थ करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो जो सोमवंशियों को अपदस्थ किया था वो अनंत वर्मा चोडगंग ने जो है इनको अपदस्थ किया था। अनंत वर्मा चोडगंग अपनी मृत्यु से पूर्व जो है अपने किस पुत्र का राज्याभिषेक किया था? तो कामार्णव का जो है इन्होंने, कामार्णव जो इनके पुत्र थे उनका जो है राज्याभिषेक जो है किया था, अपनी मृत्यु से पूर्व किया था। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। पूर्वी गंग वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कलिंग नगर स्थित थी, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में है। तो ये पूर्वी गंग की राजधानी थी। आगे देख लीजिए, सिंध का राज्य जो है, सिंध का राज्य 7वीं सदी में जो है किस उत्तर भारतीय शासक के अधीन था? तो हर्षवर्धन जो है उत्तर भारतीय शासक थे, इनके अधीन था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात सिंध राज्य पर शासन जो है किस वंश के अधीन हो गया था? तो राय वंश के अधीन हो गया था। राय वंश से संबंधित किन प्रमुख शासकों के नाम ज्ञात होते हैं? तो राय दिवजी और राय सिंहरस और राय शाहसी, राय सिंहरस द्वितीय और राय शाहसी द्वितीय जो है इन प्रमुख शासकों के नाम जो है ज्ञात होते हैं। पारसिया के शासक निमरूज ने सिंध पर आक्रमण कर किस राय शासक की हत्या कर दी थी? तो राय सिंहरस द्वितीय की जो है इन्होंने हत्या कर दी थी। राय सिंहरस द्वितीय के पश्चात कौन सिंहासनासीन हुआ था? तो राय शाहसी द्वितीय सिंहासनासीन हुए थे। थोड़ा सा नाम में डिफरेंट है, यहाँ सिंहरस है, यहाँ राय शाहसी है, यहाँ भी द्वितीय है, यहाँ भी द्वितीय है। तो इसीलिए बहुत अच्छे से आप इसको देखिएगा, कई बार रिवीजन करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, चच नामक ब्राह्मण मंत्री ने सिंध राज क्षेत्र में किस वंश की स्थापना की थी? तो ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी। और सिंध के ब्राह्मण वंश के शासक चाच के कितने पुत्र थे? तो चाच के 2 पुत्र थे, एक दाहिर था और एक दाहिर शेर थे। सिंध के शासक चाच की मृत्यु के बाद सिंध का शासक कौन हुआ था? तो चाच का भाई चंदर जो है शासक बना था। और सिंध के शासक चंदर की मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकारी का युद्ध जो है किनके मध्य हुआ था? तो चंदर के पुत्र दुराज तथा दाहिर के मध्य जो है उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। सिंध के उत्तराधिकारी के युद्ध में जो है किसकी विजय हुई थी? तो दाहिर की विजय हुई थी। और सिंध, बलूचिस्तान तथा कश्मीर में एक छत्र राज्य किस ब्राह्मण वंशी शासक ने स्थापित किया था? तो राजा दाहिर ने जो है एक छत्र राज्य जो है ब्राह्मण वंशी शासक जो है स्थापित किया था। आगे देखिए इनके रिलेटेड क्वेश्चन को। तो सिंध राज्य पर अरबों द्वारा प्रथम अभियान कब हुआ था? तो 636 ईस्वी में हुआ था। सिंध राज्य पर अरबों द्वारा प्रथम अभियान के समय जो है इस्लामी जगत के खलीफा कौन थे? तो खलीफा उमर थे। सिंध राज्य पर अरब आक्रमण का तत्कालिक कारण क्या था? तो अरब जहाज़ों को जो है देवल के समुद्री डाकुओं द्वारा जो है लूटना था, यही तात्कालिक कारण था। किन 2 अरब सेना नायकों को सिंध के शासक दाहिर ने जो है मार डाला था? तो
जो अरब सेना नायक थे उबैदुल्लाह तथा बुरदल को जो है दाहिर ने मार डाला था। सिंध के शासक दाहिर किस अरब आक्रमणकारी से पराजित हो गए थे? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है अरब आक्रमणकारी थे, इनसे जो है दाहिर जो है पराजित हो गए थे। सिंध के शासक दाहिर तथा अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के मध्य घमासान भीषण युद्ध कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। अरबों द्वारा सिंध विजय के समय जो है इराक जो कि बगदाद का गवर्नर कौन था? तो मंसूर हज्जाज था। सिंध के शासक दाहिर के पश्चात जो है सिंध राज्य पर किसका शासन स्थापित हुआ था? तो अरब के मुसलमान का शासन जो है स्थापित हुआ था। आगे देख लीजिए, जो राजपूत युगीन संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है पूर्व मध्यकालीन और उत्तर भारत की, तो इनकी शासन व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। शासन के क्षेत्र में सामंतवाद का पूर्ण विकास किस युग में दिखाई देता है? तो राजपूत काल में जो है दिखाई देता है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूत काल या पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था वह भूमि कर था। और राजपूत काल में राज्य की इकाई को किस नाम से जाना जाता था? तो जो राज्य की इकाई थी उसे जागीर के नाम से जाना जाता था। राजपूत काल में प्रायः जागीर के सर्वे सर्वा जो है जो शासन प्रबंध था किसके नेतृत्व द्वारा किया जाता था? तो सामंत के द्वारा किया जाता था। आगे देख लीजिए क्वेश्चनों को। चाहमान, जिन्हें चौहान के नाम से भी जाना जाता है, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में कितने सामंतों के अस्तित्व का पता चलता है? तो 150 सामंतों के अस्तित्व का पता चलता है, जो समकालीन सर्वाधिक सामंत थे। राजपूत काल में सामंतों के दो विशेषाधिकार क्या थे? तो एक न्यायालय था और दूसरा जो है मंत्रिपरिषद जो है, इनके दो विशेषाधिकार थे। सामंत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो जो अश्वघोष कृत के बुद्ध चरित में जो है इन्होंने सामंत शब्द का प्रयोग किया था। अश्वघोष नामक ग्रंथ लिखा था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक जो ग्रंथ लिखा था उसमें जो है सामंत शब्द का प्रयोग किया था। सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? तो स्वतंत्र पड़ोसी राज्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। भारत में सामंत शब्द का अर्थ किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो भूस्वामियों के लिए प्रयुक्त होता था। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक भारतीय सामंतवाद में आरंभिक मध्यकाल की सामंतवादी व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश डाला है? तो जो प्रोफेसर R.S. शर्मा थे, उन्होंने जो है मध्यकाल की सामंतवादी व्यवस्था पर जो है अच्छा प्रकाश डाला है। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। सोसाइटी एंड कल्चर इन नॉर्थईस्ट इंडिया पुस्तक जो है किस भारतीय इतिहासकार ने लिखी थी? तो प्रोफेसर जो है B.N.S. यादव ने जो है लिखी थी। उत्तर भारत में सामंत तथा महासामंत शब्दों का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो जो वैन्यगुप्त का गुणोदर अभिलेख है, इसमें जो है सामंत तथा महासामंत शब्द का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है मिलता है। 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में किस वंश के शासकों ने बांधा था? तो प्रतिहार शासकों ने बांधा था। पूर्व मध्यकाल में जागीर का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? तो महासामंत या सामंत जो है जागीर का प्रशासनिक अधिकारी होता था। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। पूर्व मध्यकाल के प्रशासनिक परिषद जो थे, तो जो आमात्य वर्ग था वो जो मंत्रिमंडल राजपुरुष उच्चाधिकारी का कार्य करते थे, और जो महापुरोहित थे और राजपुरोहित थे वो धार्मिक राजनीतिक मर्मज्ञ अधिकारी थे। महासंधि विग्रह और यह संधि विग्रही जो है ये विदेश मंत्री थे, युद्ध एवं शांति विषयक मंत्री थे। महाअक्षपटलिक जो है ये लेखा विभाग के प्रधान अधिकारी थे, और महादंड नायक जो है मुख्य सेनापति थे। भंडागारिक जो है ये कोषाध्यक्ष थे। आगे देख लीजिए क्वेश्चनों को। महाधर्माध्यक्ष और यह धर्मस्थनीय जो है ये प्रधान न्यायाधीश होते थे। राष्ट्रपति जो है भुक्त प्रांत
राष्ट्र का प्रधान होता था। बंदिन या बंदपत या बंदपुत्र तीनों एक ही हैं, ये राजकवि थे। और नैमित्तिक जो है राज ज्योतिष थे। और भीष्माधिराज जो है ये राज चिकित्सक थे। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। जो पूर्व मध्यकाल में प्रशासनिक इकाइयों का क्रम था, तो पहले साम्राज्य था, फिर राष्ट्र जिसे भुक्ति के नाम से जाना जाता है, राष्ट्र या भुक्ति था, फिर मंडल था, फिर जनपद, जनपद या विषय दोनों एक ही हैं, तो जनपद या विषय, फिर ग्राम या ग्राम गांव था। ये इन प्रशासनिक इकाइयों का क्रम था। अक्सर एग्जामों में क्रमानुसार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको जरूर देख लीजिएगा एक दो बार। आगे देख लीजिए। पूर्व मध्यकाल सत्ता में सामंती जो पिरामिड थे वो राजा महाराजाधिराज थे, फिर कुलीन नोबल्स जिसे महासामंत भी कहते हैं, जागीरदार सामंत थे, फिर किसान और श्रमिक थे। आगे इनके सामाजिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। राजपूतकालीन समाज में कौन सी सामाजिक व्यवस्था प्रचलित थी, तो वर्णाश्रम व्यवस्था जो प्रचलित थी। और कल्हड़ की कृत राजतरंगिणी ग्रंथ में कितनी उपजातियों का वर्णन है, तो 64 उपजातियों का वर्णन है। राजपूत महिलाओं द्वारा सामूहिक प्राणोत्सर्ग करने की प्रथा जो है क्या कहलाती थी, जौहर प्रथा कहलाती थी। किस राजपूत शासक ने साहित्य, कला एवं संस्कृत के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया था, तो परमार भोज ने दिया था। धर्मशास्त्र लेखकों में जो है किसने सती प्रथा को आत्महत्या कहकर अस्वीकार कर दिया था, तो मेघातिथि थे। मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण जो है किस स्थान के गुहालेख से प्राप्त हुआ है, तो रामगढ़ से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को शबु कफूरिया और कतारिया नामक वर्गों में विभाजित किया था, तो इब्न खुर्दादब ने जो है शबु कफूरिया और कतारिया नामक 2 वर्गों में जो है भारतीय क्षत्रियों को विभाजित किया था। मिताक्षरा के अनुसार कब पुत्र को पैतृक संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है, तो जन्म लेते ही। प्राचीन काल में बंधुआ या श्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्द जो है कौन से हैं, तो व्यक्ति या विष्टि जो है बंधुआ श्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्द थे, व्यक्ति या विष्टि। आगे देखिए इन क्वेश्चनों को। वैजयंती ग्रंथ के अनुसार वर्ण संकर जातियों की सबसे लंबी सूची मिलती है, तो 64 वर्णा संकर जातियों की जो है सबसे लंबी सूची मिलती है। सभा श्रृंगार ग्रंथ में कितने प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख किया मिलता है, तो सभा श्रृंगार ग्रंथ में जो है 34 प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। किस विदेशी यात्री ने मध्य भारत को ब्राह्मणों का देश कहा है, जो चीनी यात्री हेनसोंग थे, इन्होंने मध्य भारत को ब्राह्मणों का देश कहा है। पृथ्वीराज राशों ग्रंथ में जो है कितने क्षत्रिय या कुलों या शाखाओं का वर्णन मिलता है, तो 36 शाखाओं का जो है वर्णन मिलता है। आगे देख लीजिए इनकी आर्थिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन है। राजपूत काल में जो है जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था, तो कृषि कार्य थे। और किस राजपूतकालीन ग्रंथ में 17 प्रकार के धान्यों का उल्लेख मिलता है, तो जो हेमचंद्र का ग्रंथ था प्रबंध चिंतामणि, तो इस ग्रंथ से जो है 17 प्रकार के धान्यों का उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बंगाल में 50 से अधिक प्रकार के चावल का उत्पादन किया जाता था, तो जो शून्य पुराण ग्रंथ है, इस ग्रंथ से पता चलता है कि बंगाल में जो है 50 से अधिक प्रकार के चावल का उत्पादन जो है किया जाता था। किस राजपूत शासक ने आना सागर नामक झील तथा बीसलसर नामक तालाब खुदवाया था, तो अर्णोराज के पुत्र बीसलदेव ने जो है आना सागर नामक झील तथा बीसलसर नामक तालाब खुदवाया था। भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 वर्ग मील लंबा भोजसर तालाब का निर्माण करवाया था, परमार राजा भोज ने करवाया था। राजपूत काल में सिंचाई हेतु किस तकनीक का प्रयोग प्रमुखता से करते थे, अरहट या रहट नामक जो है तकनीक का प्रयोग जो है इस सिंचाई के लिए किया जाता था। पूर्व मध्यकालीन साहित्य लेखों में किन किन प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था, तो दिनार, द्रम, रूपक, काशार्पण, विसोमपक और विसिंतिका नामक जो है सिक्कों का प्रचलन था। आगे देख लीजिए।
जो राजपूत काल जो है पूर्व मध्यकाल में प्रचलित विभिन्न प्रकार के कर थे। तो जो भाग कर था यह कृषकों की उपज के अंश के रूप में कर था। भोग जो है राजा को उपयोग के लिए समय समय पर प्रजा द्वारा दिया गया कर था। बलि जो है राजा को उपहार के रूप में प्राप्त कर था। धान्य जो है कुछ विशेष प्रकार के अनाजों पर कर था। हिरण्य जो है नगद वसूल किया जाने वाला कर था। ऊपरी कर जिसे उद्रंग भी कहते हैं यह अस्थायी या स्थायी कृषकों पर लगने वाला कर था। और उपक्लिप्त जो है यह अनिश्चित तथा अतिरिक्त कर था। क्लिप्त जो है यह निश्चित कर था। उदक भाग जो है सिंचाई कर था। और तुरुस्क दंड जो है मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। और प्रमणी कर जो है बिक्री कर था। तर शुल्क जो है जल यात्रा कर था। इतने प्रकार के कर थे। बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध जो है किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था? तो कैवर्त जो है कृषक समुदाय था जो कि महिपाल द्वितीय के शासनकाल में से संबंधित थे। तो ये समुदाय ने जो है कृषक समुदाय के ने विद्रोह कर दिया था बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध। उस समय पाल शासक महिपाल द्वितीय थे। आगे देख लीजिए क्वेश्चनों को। तुरुस्क दंड नामक कर जो है किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? तो गढ़वाल वंश के अभिलेखों में वर्णित है। राजपूतकालीन भूमि मापन हेतु जो है प्रचलित मानक क्या थे? तो द्रोणवाप, आढ़वाप, कुल्यावाप, खंडूक वाप और नालिक वाप जो है ये भूमि मापन के मानक थे। आगे देख लीजिए जो राजपूतकालीन भूमि कर के वर्गीकरण थे। जो ऊसर था जहाँ बीज ना उगता हो उसे ऊसर कहते थे। खिल या परती जिस भूमि पर ना जोता जाता हो उसे खिल या परती कहते थे। शाक्त जो है व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि थी। अकृष्ट जो है जिसमें खेती ना की गई हो उसे अकृष्ट कहते थे। वाहिद जो है उपजाऊ भूमि थी। पूर्व मध्यकाल में राजस्थान के किस झील से जो है नमक का उत्पादन किया जाता था? तो जो सांभर झील से इससे नमक का उत्पादन किया जाता था। राजपूत काल में राजा का कोष किस वर्ग को कहा गया है? तो वणिक वर्ग को कहा गया है। गधैया प्रकार के सिक्के जो है किस राजपूत वंश से संबंधित हैं? तो गुहिलों तथा चाहमानों के राजपूत वंश से जो है गधैया प्रकार के सिक्के जो है संबंधित हैं। भारत के पूर्वी तट में कौन से प्रसिद्ध बंदरगाह थे? तो पूर्वी तट में जो है ताम्रलिप्त तथा सप्तग्राम जो है प्रसिद्ध बंदरगाह थे। भारत के पश्चिमी तट में कौन से प्रसिद्ध बंदरगाह थे? तो देवल, थाना खंभात तथा भड़ौत जो है ये पश्चिमी तट के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। प्रारंभिक मध्ययुगीन लेखों में उल्लिखित कार्तिक संक्रांति दिवस जो है किसका संबंध जो है किससे था? तो जो कार्तिक संक्रांति दिवस थी यह कृषि से संबंधित दिवस था। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित जो है तालाब कौन कौन से थे? तो राहिल सागर थे, कीरत सागर थे, बेलाताल थे, विजय सागर और कल्याण सागर जो है प्रसिद्ध जो है तालाब थे। पूर्व मध्यकालीन किस राजवंशों के द्वारा जो है सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था? तो राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा जो है सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने का कार्य जो है सर्वप्रथम किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो गढ़वाल वंश के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने का कार्य सर्वप्रथम किया गया था गढ़वाल वंश के द्वारा। किस राजपूत शासकों के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई थी? तो कलचुर शासक चंदेल शासक ने अपने सिक्कों पर जो है लक्ष्मी की आकृति जो है अंकित करवाई थी। महिला शासिका रुद्रम्बा किस राजवंश से संबंधित थी? तो रुद्राम्बा जो है काकतीय वंश से संबंधित थी। 11वीं शताब्दी के किस देश में कुतुबनुमा का आविष्कार किया गया था? तो चीन में किया गया था। अधिकांश भारतीय जहाज जो है पूर्व मध्यकाल में चीन के किस बंदरगाह पर उतरते थे? तो फूचो बंदरगाह पर जो है उतरते थे। और सिडोनी अभिलेख में 10वीं शताब्दी में निम्नलिखित जो है बाजारों का भी उल्लेख मिलता है। आगे देख लीजिए जो दोषी हट थे वस्त्र बाजार थे, प्रसन्न हट थे सोमरस बाजार थे और कुदू सहाड जो है सड़क के किनारे के बाजार थे और महट्टा
कहाट जो है ये मुख्य बाजार थे। इनको एक दो बार आप और देख लीजिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आगे देख लीजिए, जो धार्मिक तथा साहित्यिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। राजपूत काल में कौन कौन से धर्म जो है अत्यधिक लोकप्रिय था? तो हिंदू धर्म तथा जैन धर्म जो है राजपूत काल में अत्यधिक लोकप्रिय था। राजपूत काल में किस देवी देवताओं की उपासना होती थी? तो विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा की उपासना होती थी। गुजरात के राजपूत चालुक्य शासकों ने किस धर्म को राजधर्म बनाया था? तो जैन धर्म को जो है इन्होंने राजधर्म बनाया था चालुक्य शासकों ने। जो गुजरात के राजपूत चालुक्य शासक थे, इन्होंने जैन धर्म को अपना राजधर्म बनाया था। किस राजवंश के शासकों ने खजुराहो में जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल राजवंश ने जो है खजुराहो में जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण करवाया था। राजस्थान के आबू पर्वत में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो चालुक्य शासकों ने करवाया था, जो कि सोलंकी वंश से संबंधित थे। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म की नई शाखा का उदय हुआ था? तो पूर्व मध्यकाल में वज्रयान जो है बौद्ध धर्म की नई शाखा का उदय हुआ था। राजपूत काल में जो है किस धर्म का पतन या ह्रास हुआ था? तो बौद्ध धर्म का पतन हुआ था। मानसोल्लास अथवा अभिलाषी तार्थ चिंतामणि नामक संग्रह जो है, जिसमें संगीत व नृत्य का जो है एक मूल्यवान अनुच्छेद है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सोमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया था। नालंदा के किस विद्वत समुदाय ने 8वीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था? तो संत रक्षित, पद्मसंभव, कमलसीर और स्थिरमत जो है इन्होंने 8वीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। मालवा स्थित मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन है? तो वत्स भट्ट जो है मंदसौर अभिलेख का लेखक है, जो कि मालवा में स्थित है। कौन सा स्थान पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रभासपट्टनम के नाम से जाना जाता है? तो सोमनाथ जो है पूर्व मध्यकालीन में जो है सोमनाथ को जो है प्रभासपट्टनम के नाम से जाना जाता है। 11वीं शताब्दी की पुस्तक शून्य पुराण का लेखक कौन था? तो रमई पंडित जो है शून्य पुराण के लेखक थे, जो कि 11वीं शताब्दी की पुस्तक है। भारत में मध्यकाल में देहलीवाल का क्या अर्थ होता था? तो तुर्क विजय के समय दिल्ली में प्रचलित मुद्रा जो है देहलीवाल का अर्थ था। शीवर के किस भाषा में 350 पुस्तकों के उद्धरणों में चयनिका संकलित की थी? तो संस्कृत भाषा में जो है संकलित थी ये। किस एक के साथ जो है कालजयी रचना जो है जीवक चिंतामणि से संबंधित है? तो जैन मत के साथ जो है कालजयी रचना जो है जीवक चिंतामणि से संबंधित है। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। एक राजपूत वंश ने अपना जो है उद्गम या मिथकी अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया था? तो चंदेल राजपूत वंश का जो है उद्गम जो है अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया था। सर्वदर्शन संग्रह क्या है? यह भौतिकवाद से लेकर एकांतवाद तक की 16 दार्शनिक विधाओं का एक आलोचनात्मक जो है विवरण है सर्वदर्शन। नागर शैली के जो स्थापत्य का कौन सा उत्कृष्ट उदाहरण है? तो जो लिंगराज मंदिर है जो कि भुवनेश्वर में है, ये नागर शैली का स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत अरब प्रज्ञात्मक संबंधों में सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद है। यह अनुवाद जो है किस भाषा में जाना जाता है? तो अरबी भाषा में जो है अनुवाद किया गया था। इसको जो है इल्मुल हिसाब के नाम से जो है जाना जाता है। कौन राजपूत जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ था? तो भास्कराचार्य जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। किसका कथन है कि हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, और उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं, और उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं? तो अलबर्नी का यह कथन था। किस राजपूतकालीन शासक ने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का प्रबंध अथवा ग्रंथ लिखा था? तो परमार भोज ने लिखा था। 9वीं सदी से 13वीं सदी तक के गुजरात में जो है राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए
एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है लेखा पद्धति। प्रारंभिक मध्य युग में भू अनुदान व्यवस्था का प्रचलन किस क्षेत्र में नहीं हुआ था या नहीं था? तो पंजाब क्षेत्र में जो है भू अनुदान व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। आगे देख लीजिए। पूर्व मध्यकाल में जातियों का अत्यधिक प्रगुणन या विभाजन अधिकांशतः जो है किस कारण से था? तो व्यावसायिक वर्गों की जातियों में परिवर्तन था, इस कारण से जो है विभाजन हुआ था। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा राज सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो यशस्कर थे। किसके द्वारा संपन्न हिरण्यगर्भ यज्ञ में जो है गुर्जर राजा आदि ने द्वारपालकों का कार्य किया था? तो राष्ट्रकूट शासक दंतदुर्ग थे। इन्होंने जो है हिरण्यगर्भ यज्ञ जो है संपन्न करवाया था और द्वारपालक का जो है इन्होंने कार्य भी किया था। प्रसिद्ध लेखक जो क्षेमेंद्र थे ये कहाँ रहते थे? तो कश्मीर में रहते थे। प्रसिद्ध लेखक क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी थी? तो बृहत कथा मंजरी, भारत मंजरी और रामायण मंजरी जो है इनकी रचनाएं थी। बौद्ध मठ शैलेंद्र चूड़ामणि विहार जो है को किसने भूमिदान दिया था? तो पाल राजा देवपाल ने जो है बौद्ध मठ शैलेंद्र चूड़ामणि विहार को भूमिदान दिया था। 1100 से 1300 ईस्वी की अवधि में ताड़पत्रों पर निष्पादित लघु हस्तलिपि चित्रों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो पश्चिमी भारत जो है प्रसिद्ध था। विशाल बौद्ध विहार सोमपुर कहाँ स्थित है? तो ये पूर्वी बिहार में स्थित है जो कि गया क्षेत्र में है। आज से हमारा पूर्व मध्यकाल के सारे क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के क्वेश्चनों को लेकर आएंगे जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा। लेकिन आज हमारे जो 800 से 1200 ईस्वी तक के पूर्व मध्यकाल के सारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह आपके लिए क्वेश्चनों को लेकर आती रहूँगी। MCQ के रूप में भी क्वेश्चनों को लाऊँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इसका नेक्स्ट पार्ट पर लेके आएंगे स्थापत्य कला का। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।